नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए बिहार इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सारे ही प्रश्नों को बीपीएससी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराई जा रही है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न का आंसर राइटिंग करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, बिहार जैसे राज्यों में गरीबी के क्या कारण है? इतने प्रयासों के बावजूद बिहार को गरीबी से क्यों जूझना पड़ रहा है? इस बार के बीपीएससी के लिए मोस्ट रिलेवेंट यहाँ पे प्रश्न हो सकता है, जो कि पॉवर्टी हो गया, बिहार की पॉवर्टी से रिलेटेड या फिर उसको दूर करने के उपाय से रिलेटेड एक प्रश्न हमेशा देखेंगे तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे बनाया ही जाता है। तो इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अब आप लोग पूरा फुल्ली कॉन्सनट्रेट है कि किस तरीके से एक बड़े डायमेंशन के अंतर्गत हर एक पहलुओं को दिखाते हुए यहाँ पे उसका आंसर राइटिंग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रो पार्ट में। इंट्रो पार्ट में आपको दिखाना है गरीबी की स्थिति, अर्थात गरीबी की स्थिति को दिखाने के लिए आपको हवाई बातें नहीं लिखनी है, बल्कि यहाँ पे कुछ रिपोर्ट की चर्चा करते हुए आपको बताना है कि आखिर बिहार में ठीक है गरीबी क्यों है, या फिर उसके जो भी इम्पोर्टेंट जो कारण है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसको यहाँ पे कम से कम शब्दों में दिखाने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं गरीबी के क्या कारण है। अब यहाँ पे जो भी कारण है एक एक कारणों को आपको दिखाना है, गरीबी के कारण, या फिर उसका आपको विश्लेषण करते हुए चलना है यहाँ पे कि क्यों यहाँ पे अभी भी एक कारण बना हुआ है। अब जब गरीबी का कारण है उसका विश्लेषण करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे जो भी सुधार यहाँ पे हो सकता है उन सुधारों को भी इंडिकेट करना है यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन टैग यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो गरीबी की समस्या के लिए समाधान के लिए किया गया है यहाँ पे जो भी कदम है, ठीक है, उसको बारी बारी से आपको इंडिकेट करना है। अब आइए यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ पढ़िए, कितने प्रयासों के बावजूद बिहार को गरीबी से क्यों जूझना पड़ा। अब यहाँ पे जो भी प्रयास था, जो भी कदम था, सब यहाँ पे दिखा दिए। उसके बाद से अब इसका भी आपको कहीं न कहीं विश्लेषण करना होगा कि अभी भी ये गरीबी बिहार में क्यों बना हुआ है, अभी तक गरीबी दूर क्यों नहीं हुई है। और अभी तक जब गरीबी दूर नहीं हुई है तो फिर इसका समाधान कैसे हो सकता है, अर्थात आगे की राह यहाँ पे क्या हो सकता है, समाधान के रूप में आपको दिखाने की कोशिश करना है। और फाइनली यहाँ पे हो जाएगा चेक एंड बैलेंस निष्कर्ष। यहाँ पे आप कुछ टिप्पणी के रूप में अपना निष्कर्ष दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं परिचय से, इंट्रोडक्शन पार्ट से, कि किस तरीके से आपको इसका आंसर राइटिंग करना है। तो परिचय में यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है गरीबी को लेके यहाँ पे लगभग देखेंगे यहाँ पे 2021 में नीति आयोग के द्वारा पहला राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। पहला राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, जिस रिपोर्ट का नाम है एमपीआई का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पे मैं इंडिकेट भी कर देता हूँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, अब यही जो डेटा यहाँ पे जो भी इंडेक्स यहाँ पे जारी किया गया है 2021 में, जैसे मैंने बताया इसको यहाँ पे जारी किया गया था पहला राष्ट्रीय रिपोर्ट के रूप में। इसमें दिखाया गया है यहाँ पे कि बिहार में जो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कहीं न कहीं यहाँ पे बहुआयामी गरीबी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि इसमें कुछ डेटा दिया गया है कि 51.9% पूरे के पूरे राज्य में सबसे जो भयावह स्थिति है, जो खतरनाक स्थिति है बिहार में बनी हुई है। देख पा रहे हैं यहाँ पे 51.9% बिहार में लोग यहाँ पे गरीब है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर दो फैमिली में अगर आप काउंट कर रहे हैं तो प्रत्येक दो परिवार में आपको एक परिवार पूरी तरीके से गरीब दिखाई देगा, एक परिवार पूरी तरीके से यहाँ पे गरीब दिखाई देगा। तो यहाँ पे स्थिति इतनी ख़राब है यहाँ पे। तो इतनी स्थिति जो ख़राब है यहाँ पे क्यों है, तो ख़राब होने का यहाँ पे जो कारण है, यहाँ पे जो कारण है, कोई एक कारण तो यहाँ पे नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोगों में आय की कमी है। आय तक यहाँ पे सीमित नहीं है, चूँकि यहाँ पे एक शब्द लगा हुआ है मल्टी डायमेंशनल। अब यहाँ पे हर एक क्षेत्र में यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा कारण है। जैसे कि यहाँ पे हेल्थ की हम लोग बात कर ले, चाहे यहाँ पे एजुकेशन, अपर्याप्त जीवन स्तर
उसी तरीके से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर ले, बेरोज़गारी की बात कर ले, या फिर यहाँ पे काम की जो खराब गुणवत्ता होगी, खराब गुणवत्ता आए दिन ये देखने के लिए मिल जाता है, चाहे हम लोग ठीक है नेताओं के स्तर पे बात करें या फिर किसी संस्थान के अंतर्गत जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाया जाता है। इसके अलावा हिंसा भी बिहार में आम बात है। तो पूरा पूरा यहाँ पे एक परिचय के रूप में आपने डेटा के साथ इतना चीज़ों को आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद से आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं गरीबी के कारण और इसका विश्लेषण। अब यहाँ पे कई सारा कारण है, जैसे कि यहाँ पे कुछ मैंने 5 कारणों को शामिल किया है। अब इन्हीं 5 कारणों को पूरा एक विश्लेषण परक आपको आंसर राइटिंग करना है। हर एक कारण में आपको एक बड़े डायमेंशन के अंतर्गत इसको बारी बारी से कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 हो जाता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक, अब इसमें देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट कारणों को यहाँ पे मैंने शामिल किया हुआ है। जैसे कि नंबर 1 हो जाएगा उच्च जनसंख्या वृद्धि। उच्च जनसंख्या वृद्धि नाम से ही जैसे पूरी तरीके से स्पष्ट हो रहा है। अभी हालिया में देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लगभग 2019 और 21 के दरमियान, ठीक है, पूरा एक जो रिपोर्ट जो जारी किया गया है NFHS5, अभी हाल ही में, ठीक है, इसको यहाँ पे जारी किया गया है। पूरा 2019 से 21 तक का एकदम पूरा जो होता है ना यहाँ पे विश्लेषण करना, डेटा को इकट्ठा करना 2019 से 21 के दरमियान। तो इसी के तहत ये पूरा अपडेटेड जो डेटा है, इसका नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट। इसमें यहाँ पे जो नंबर 5 में जो प्रकाशित किया गया है, बिहार में बताया गया है कि बिहार में जो यहाँ पे TFR है, TFR इसका मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। अभी बिहार में पूरे भारत के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार में अधिक है। बिहार में एक महिला अमूमन यहाँ पे 3, ठीक है, बच्चों को यहाँ पे जन्म देती है। और वहीं अगर हम लोग भारत के स्तर पे बात करें, इंडिया के स्तर पे बात करें, तो ये डेटा कम है, 2 ही है यहाँ पे, लगभग 2 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर 3 बच्चों को अगर एक महिला जन्म दे रही है तो समझिए यहाँ पे हर एक महिला की बात की जा रही है, तो इससे पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रोथ होगा ही होगा। इसीलिए इसको यहाँ पे ठीक करने के लिए यहाँ पे बड़े स्तर पे फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत है, परिवार नियोजन जैसी, ठीक है, कार्यक्रमों को यहाँ पे बड़े स्तर पर लगाने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पे जस्ट इसी का, ठीक है, उल्टे कारणों के रूप में आप समझ सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड है यहाँ पे। तो स्वास्थ्य संरचना की खराब स्थिति, स्वास्थ्य संरचना की खराब स्थिति, ये स्थिति आपको जो डेटा है बहुत ही भयावह है। अगर जनरली आप यहाँ पे बात करें हम लोग, ठीक है, सामान्यतः अगर आप लोग देखेंगे तो एक PHC में, PHC, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर, एक PHC में भारत में देखा जाए तो लगभग ये 30,000 के आसपास, 30K के आसपास लोगों की ये सेवा करते हुए नज़र आता है। लेकिन वही हम लोग बात करें बिहार में, तो बिहार में अलग ही तस्वीर उभर के आती है यहाँ पे कि एक PHC में बिहार में टोटल देखेंगे तो 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पे डिपेंडेंट है। 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे डिपेंडेंट हैं। और अभी बिहार में 1900 से अधिक PHC है, लगभग, ठीक है, 90-84 के आसपास यहाँ पे PHC है। और इस PHC में देखेंगे तो लगभग इसका 1/3 भाग में, 1/3 भाग में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे ये PHC चल रहा है। सोचिए, सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे PHC चल रहा है। इसका मतलब कि अभी भी बिहार में डॉक्टरों की संख्या, हेल्थ के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाने पे यहाँ पे जोर दिया ही जाना चाहिए। इसके अलावा बिहार में आशा कार्यकर्ताओं की भी काफ़ी कमी है। आशा कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पे काफ़ी कमी है, इसको भी बड़े पैमाने पे, ठीक है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट इनको ज़रूर करना ही करना चाहिए। उसके बाद कुछ और भी कारण है, जैसे कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन का प्रभाव। ध्यान से देखते चलिए, सामाजिक धार्मिक आंदोलन का प्रभाव, ये बहुत बड़ा कारण है। बार बार मैं बोलता हूँ कि वर्तमान समस्या को सिर्फ और सिर्फ आप वर्तमान के चश्मे से देखेंगे तो समस्याएं आपको कभी नहीं दिखाई देगी। बहुत सारी समस्याओं का जड़ हमारे समाज में, इतिहास में छुपा हुआ है, और इसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अभी, सामाजिक धार्मिक आंदोलन का प्रभाव।
अब इसमें देखेंगे यहाँ पे चाहे हम लोग बात कर ले बिहार में, क्योंकि बिहार के साथ साथ यहाँ पे झारखंड भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था, तो अभी दोनों ही ये भुक्तभोगी हैं। चाहे ये जातिगत समस्या को लेके बात करें, चाहे वर्ग समस्या को लेके बात करें, ये दोनों ही बड़े रूप में यहाँ पे मौजूद है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि धार्मिक सामाजिक आंदोलन का प्रभाव इन क्षेत्रों में नहीं के बराबर पड़ा है। आपको ध्यान होगा, थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि भक्ति आंदोलन चल रहा था, भक्ति आंदोलन, देखिए दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन चला, जो एकदम होता है ना सगुण भक्ति पे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो बिल्कुल एक निर्गुण छवि पे यहाँ पे बल देना, जैसे कि होता है सगुण, दूसरा हो जाता है यहाँ पे निर्गुण, निर्गुण, ठीक है। तो सगुण का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो भी मूर्ति पूजा वगैरह यहाँ पे सजीव रूप में जिसे हम लोग बना के पूजा करते हैं। निर्गुण का मतलब होता है कि पूरी तरीके से निराकार, जिसका कोई मतलब आकार नहीं है, यहाँ पे कोई उसका रूप नहीं है। तो भक्ति आंदोलन निर्गुण भक्ति पे यहाँ पे बल देना शुरू किया। भक्ति आंदोलन जब देखेंगे हम लोग, ठीक है, दक्षिण भारत से जब चला तो बहुत सारी समस्याओं को इसने, ठीक है, उठाते हुए उस पर चोट करते हुए, जैसे कि नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे जातिगत समस्या, जातिगत समस्या, महिलाओं की समस्या, महिलाओं की समस्या, वर्ग विषमता, वर्ग विषमता, ऐसे कुछ इसके केंद्रीय तत्व होते थे। और ये दक्षिण भारत जब आया, दक्षिण भारत से जब शुरू हुआ यहाँ पे लगभग 6ठी शताब्दी में, तो ये धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ आया। शंकराचार्य को इसके प्रेरक तत्व के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। आगे चल के फिर दक्षिण भारत में रामानुज वगैरह का, ठीक है, रामानुजाचार्य वगैरह का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। उसके बाद में रामानंद के द्वारा उत्तर भारत में यहाँ पे लाया गया। अब जब भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में जब आया, तो इधर महाराष्ट्र में देखेंगे नामदेव, तुकादेव, बहुत सारे ज्ञानदेव, यहाँ सबका यहाँ पे नाम आपको दिखाई देगा। गुजरात में देखेंगे, राजस्थान में, ठीक है, मीराबाई का नाम हो गया। इधर बंगाल की तरफ देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु हो गया, शंकरदेव का नाम हो गया। ठीक वैसे ही इधर देखेंगे तो सिख धर्म। कुल मिला के आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है यहाँ पे, कि जो भक्ति आंदोलन जो है बहुत बड़े रूप में यहाँ पे इन सारे ही समस्याओं को यहाँ पे कटाक्ष करते हुए नज़र आ रहा है। इसीलिए देखेंगे महाराष्ट्र में तो एक भाषा है, वन लैंग्वेज, मराठी भाषा है। वहाँ पे जातिगत समस्या मराठा में आपको नहीं के बराबर देखने के लिए मिलेगी। तो ये चीज़ कहीं न कहीं यहाँ पे भक्ति आंदोलन का जो केंद्रीय तत्व था, ये विराजमान यहाँ पे था ही। वैसे ही यहाँ पे बंगाल में भी यहाँ पे रिलीजन को लेके या फिर जातिगत जो समस्या को लेके बिहार जैसा प्रभाव आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आगे चल के भी आधुनिक भारत में भी, जैसे कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही अगर चलाया गया, तो बंगाल के क्षेत्रों में बड़े रूप में चलाया गया, उसको प्रोत्साहित किया गया। वैसे ही इधर जाति प्रथा को लेके देखेंगे यहाँ पे, तो जो भी इधर महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ चलाया गया, चाहे हम लोग बात कर ले, ठीक है, बहुत सारा जो नाम है इसमें सबका सब, शिवाजी से लेके बाल गंगाधर तिलक तक बहुत सारे एक से एक महाराष्ट्र के क्षेत्रों पे लोग आए। तो कहने के सेंस क्या है यहाँ पे, कि ये लोग अपने लोगों को यूनाइट करने के लिए, क्षेत्रीय लोगों को यूनाइट करने के लिए कहीं न कहीं लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलन का जो सहारा लिया, बड़े रूप में लोगों को यूनाइट करने का प्रयास किया। लेकिन वहीं पर हम लोग बिहार की बात करें तो इस तरह का जो एक्टिविटी है बिहार में कभी चला ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आर्थिक कारक को लेके। आर्थिक कारक को लेके, आर्थिक कारक में देखिए बिहार में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे कृषि। और बिहार में जो कृषि है, ठीक है, लोगों का पेट तो भर जाता है लेकिन कम लाभकारी है, उतने बड़े रूप में यह लाभ देने वाला नहीं रह गया है जैसे कि मतलब इधर हरियाणा में है, पंजाब में है। वैसी स्थिति बिहार के किसानों की नहीं है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट कारणों की बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे छोटे और सीमांत किसान। छोटे और सीमांत किसान, अगर इन क्षेत्रों में देखा जाए, बिहार के क्षेत्रों में तो लगभग 97% जो किसान है या तो, ठीक है, सीमांत किसान या फिर छोटे किसान के रूप में शामिल है। और छोटे किसानों के पास बड़े मात्रा में अभी कभी भी यहाँ पे देख पा रहे अधिशेष यहाँ पे बच ही नहीं सकता है, और थोड़ा बहुत बचेगा भी यहाँ पे। तो यहाँ पे, ठीक है, जब ये बाज़ारों में बेचने जाएंगे तो बहुत बड़ा इनको कंपटीशन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बाज़ारों में जब कंपटीशन रहेगा तभी तो उसका वैल्यू अधिक होगा यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे
सौदेबाजी की क्षमता पूरी तरीके से कम हो जाती है, औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या होती है अधिशेष को लेके। कृषि में जब तक अधिशेष नहीं बचता है तब तक गैर कृषि कर्मों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है, या फिर कृषि में अधिशेष बचने से ही, मैंने पिछला क्लास आपको बताया भी था कि जब अधिशेष बचता है तो फिर कृषि में पुनः उसका कह सकते हैं कि इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे उर्वरक, खाद, बीज, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कृषि उपकरण जैसे ठीक है तकनीकों का प्रयोग करने के लिए। दूसरा यहाँ पे कारण यहाँ पे हो सकता है एपीएमसी को ख़त्म कर देना है। एपीएमसी को यहाँ पे ख़त्म कर देना। एपीएमसी का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इस शुरुआती तौर पे देखेंगे तो इसको राज्यों के द्वारा संचालित किया गया था, राज्यों के द्वारा। इसका एक बड़ा लाभ मिला था किसानों को, खासकर बिहार के किसानों को, कि कम से कम जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस किसानों को यहाँ पे मिल जाता था, किसानों को मिल जाता था। लेकिन एमएसपी की जगह, जैसे आपको पता है कि इसकी जगह ई नाम यहाँ पे इसका जगह ले लिया, ई नाम यहाँ पे ले लिया, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बना दिया गया। अब इससे किसानों को यहाँ पे समस्या होने लगी। किसानों में इसको लेकर सबसे बड़ी समस्या आई भंडारण को लेके, क्योंकि जो भी कच्चा माल जो होता है कृषि में, बहुत सारे जो कच्चा माल होता है, अगर उसका इंस्टेंट अगर भंडारण के रूप में उसका निस्तारण नहीं किया जाए तो वो वस्तु यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। तो भंडारण की सुविधा की अभाव की वजह से एपीएमसी भी ख़त्म कर दिया गया। इसके वजह से किसान जो है पुनः औने पौने दामों में, जो भी मंडी बनी होती है, औने पौने दामों में मंडियों में बेचने पे मजबूर हो गए, मंडियों पे बेचने पे मजबूर हो गए। तो एपीएमसी भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर बन के सामने आता है। तीसरा है यहाँ पे हो जाएगा खंडित जोत। खंडित जोत, इसका मतलब सिंपल सा है कि स्थानीय जो जोत का जो आकार है बिहार में बहुत कम दिखाई देगा, लगभग 0.9 हेक्टेयर स्थानीय जोत का आकार। और इतने बड़े एरिया में मशीनीकरण कृषि करना बहुत टफ हो जाएगा। मशीनीकरण कृषि करना बहुत टफ हो जाएगा, जिसके वजह से समस्या आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे जोत का आकार देखते हैं ना, हरियाणा में, पंजाब में या फिर यूएसए वगैरह देशों में देखिए, पूरा का पूरा वहाँ पे एक बड़ी जो भूमि आपको दिखाई देगी नॉन स्टॉप, कितनी भी बड़ी बड़ी वहाँ पे मशीनें, यांत्रिकी मशीन वहाँ पे चलाई जा सकती है। लेकिन बिहार में इस तरह की गतिविधि आपको बहुत ही कम दिखाई देगी, ना के बराबर दिखाई देगी। ठीक वैसे ही यहाँ पे कुछ और भी कारण है, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अन्य सामाजिक आर्थिक कारक। अब इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट कारक हैं, जैसे नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे लगानी व्यवस्था। लगानी व्यवस्था, अब याद करिए, ठीक है, जो लगभग 1793 के आसपास, 91 या 93 के आसपास, जो भी यहाँ पे कार्नवालिस के द्वारा जो अस्थाई बंदोबस्त यहाँ पे लगाया गया था, परमानेंट सेटलमेंट जो लगाया गया था, इसका इम्पेक्ट इतना लंबे समय तक रहा कि अस्थाई बंदोबस्त में होता क्या था कि ज़मींदारों के द्वारा, जो भी अमीर लोगों के द्वारा यहाँ पे कहीं न कहीं लगान के रूप में नीचे के लोगों से, नीचे के किसानों से वसूला जाता था। तो ये देखिए ख़त्म हो गया। बोलते हैं ना, अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत यहाँ पे नहीं गई। तो लंबे समय तक देखा यहाँ पे गया, तो जो अमीर लोग थे, अमीर लोगों के द्वारा यहाँ पे जो गरीब किसान से, ठीक है, ये लगान यहाँ पे लेते रहे, लगान लेते रहे, उनको आत्मसात ही लोग कर लिया पूरी तरीके से अस्थाई बंदोबस्त को। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण था सामाजिक असमानता को लेके, सामाजिक असमानता को लेके। कुछ और भी कारण है, जैसे कि भूमि सुधारों का खराब क्रियान्वयन, अर्थात यहाँ पे जब खराब तरीके से जब भूमि सुधार को क्रियान्वयन यहाँ पे किया गया, सबसे बड़ी समस्या थी वितरण को लेके। वितरण समान रूप से यहाँ पे किया ही नहीं गया, समान रूप से किया ही नहीं गया। अंग्रेजों के जितना भी लोग नज़दीक था, बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, राजा रजवाड़े थे, उन्हीं लोगों के पास बहुत सारी भूमि रह गई। अर्थात यहाँ पे भूमि का सही तरीके से बंटवारा नहीं होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है बिहार में गरीबी, कि किसी के पास है तो बहुत बड़ी मात्रा में है, अदरवाइज किसी के पास है ही नहीं। और भी कारण है खराब आर्थिक विकास, खराब आर्थिक
विकास। ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर विकास की बिहार में हमेशा कमी दिखाई देगी। क्षेत्रीय स्तर पे बिहार में हमेशा विकास की कमी दिखाई देगी, और जब क्षेत्रीय स्तर पे जब विकास नहीं होगा तो किसी भी कीमत पे औद्योगिकरण का विकास नहीं होगा। औद्योगिकरण के विकास में हमेशा कमी आएगी। इतिहास गवाह है कि किसी रीजनल लेवल पे छोटे मोटे जहाँ उद्योग बसते गए, उन्हीं उद्योगों का बड़ा रूप लेने से फिर उन सारे क्षेत्रों में औद्योगिकरण जैसी गतिविधियाँ होने लगी। फिर वहाँ पे शहर, कल कारखाने बड़े बड़े यहाँ पे बसने लगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, यहाँ पे रीजनल लेवल पे डेवलपमेंट। यही बिहार में नहीं हुआ, जो आज तक समस्या देखने के लिए मिलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कारण है माल ढुलाई की नीति। माल ढुलाई की नीति। बिहार एक, ठीक है, कह सकते हैं कि खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से, खासकर जब झारखंड बिहार में, ठीक है, शामिल था, उसके बाद भी देखेंगे तो बिहार का विकास नहीं हुआ। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है माल ढुलाई नीति। ये नीति है लगभग 1952 1953 के आसपास इसको लाया गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार से, झारखंड से, ठीक है, खनिज संसाधनों के लिए जो भी परिवहन का प्रयोग किया जाता था, उसमें बड़ी मात्रा में यहाँ पे सब्सिडी दी जाती थी। अब इससे क्या हुआ, तो अब सब्सिडी दी ही जा रही थी, तो अब जो भी खासकर पश्चिम के जो क्षेत्र थे, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, या फिर दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे, उनके पास कोयला नहीं था, लोहा नहीं था, तो वे क्या करते थे, तो इसी परिवहन के माध्यम से, सोचिए, पूर्वी क्षेत्रों से ढो के ये पश्चिमी क्षेत्रों के लोग डेवलपमेंट करने लगा। और अंग्रेज़ों की भी ये, ठीक है, दोहरी नीतियाँ थी कि पूर्व के क्षेत्रों से उठा के पश्चिम के क्षेत्रों पे ले जाना। हिस्ट्री वगैरह में ज़रूर उसका कारण आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। खनिज संसाधनों में परिवहन में सब्सिडी देने की वजह से बड़े मात्रा में जो भी यहाँ पर उद्योग की स्थापना हुई, चाहे हम लोग बात कर ले पश्चिम भारत में, फिर दक्षिण भारत में, खासकर तटीय इलाकों में यहाँ पे होने लगी, और बिहार मात्र सिर्फ और सिर्फ एक कच्चा माल के स्रोत के रूप में ही इस्तेमाल करने वाला हो गया। आप सोच ही पा रहे हैं, यहाँ पे कच्चा माल अगर कोई बेच के कितना कोई कमा लेगा। जब तक तैयार माल अगर खुद से वो नहीं बनाता, तब तक आज के मार्केट में, या फिर पहले भी कभी भी कच्चे माल की कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता था। अंग्रेज़ों की नीतियों से आप समझ लीजिए कि अंग्रेज लोग किस तरीके से कच्चा माल को ले जाता था, और तैयार माल में कितनी बड़ी लोग मुनाफा कमाता था। और यही चीज़ हुआ बिहार के साथ। बिहार इसमें पीछे का पीछे ही यहाँ पे रह गया। उसके बाद कुछ और भी कारणों की बात कर लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट कारण हो जाएगा मानव संसाधन का खराब क्रियान्वयन। मानव संसाधन का खराब क्रियान्वयन। कहा जाता है, ठीक है, कि वर्तमान पीढ़ी जो है, जब तक उसका सही तरीके से उसका यूज नहीं किया जाए, तो जनसंख्या डजंट मैटर। चाइना ने बोला भी है यहाँ पे कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास लगभग 90 करोड़ के आसपास, ठीक है, स्किल्ड लेबर मौजूद है, तो हमें कोई समस्या नहीं है। अब इस चीज़ को समझना है कि मानव संसाधन का जो खराब क्रियान्वयन है, जैसे कि एक डेटा की बात करें हम लोग, बिहार इकोनॉमिक सर्वे की हम लोग बात करें 2019 और 20 की यहाँ पे, तो इसमें बताया जा रहा है, ठीक है, भारत के संदर्भ में खासकर महिलाओं की स्थिति को लेके कि लगभग शहरों में देखा जाए तो लगभग 24.6% महिलाएं कार्यरत हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो 20.4% के आसपास है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में ये आंकड़ा इतना कम हो जाता है। शहरों में बिहार में 6.4% और गांव में बिहार में 3.9% के आसपास। सोच पा रहे हैं यहाँ पे ये ज़मीन आसमान की, ठीक है, जो यहाँ पे गैप है, होता है ना, तो फिर इसको यहाँ पे कैसे निपटा यहाँ पे जा सकता है। खुद आप सोच के देखिए, इनमें अगर इस तरह की पद्धति अगर कहीं भी मौजूद है, तो क्या वो स्टेट आगे कभी जा सकता है।
तो ये बहुत बड़ा समस्या है मानव संसाधन का खराब क्रियान्वयन। अब यहाँ पे यही भारत है, देख पा रहे हैं बाकी अन्य जगहों पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतनी शानदार तरीके से यहाँ पे महिलाएं कार्य करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन बिहार में नहीं। इसके पीछे बहुत सारा कारण है, जैसे कि सामाजिक कारण में सबसे ठीक है प्रमुखता से मानता हूँ। अभी भी बिहार में जो पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज का इम्पैक्ट बाकी राज्यों की तुलना में आपको अधिक दिखाई देगा, और उतनी आज़ादी नहीं अभी भी दी जा रही है बिहार में। सोचिए नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए इतना काम करने के बावजूद भी अभी भी महिलाओं को ठीक है काफ़ी कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत है, उनको अधिकार देने की ज़रूरत है। आगे हम लोग देखेंगे महिलाओं के लिए यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है एक शानदार इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शासन प्रशासन में कमी। बिहार में ये चीज़ ठीक है बहुत मायने रखता है। नौकरशाही की उदासीनता, नौकरशाही की उदासीनता और भ्रष्टाचार। जैसे कि इसमें कुछ हम लोग इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमेशा ही इसका गलत ठीक है तरीका ही रहा है, या फिर गलत अप्रोच के रूप में आप समझ सकते हैं। ये हमेशा प्रेरित हुए हैं, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं नौकरशाही व्यवस्था की, चाहे डीएम एसपी नीचे के लेवल पे हम लोग यहाँ पे कर्मचारी तक का बात कर ले, पूरा का पूरा ये ठीक है अगर ये लोग कार्यपालिका के अगर ये अंग है, या फिर हम लोग ठीक है शासन के अंतर्गत भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, प्रशासन के अंतर्गत भी हम लोग बात कर ले, यहाँ पे नेताओं की बात कर ले, तो यहाँ पे छोटे बड़े नेता हर जगह आपको दिखाई देगा ये प्रेरित होते ही रहे हैं यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के दबाव में, या फिर राजनीतिक पार्टियों के साथ साठगांठ। अपने काम को ये लोग बहुत सही तरीके से अंजाम नहीं दिया हुआ है। दूसरा कारण बताया जाता है यहाँ पे अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित, अर्थात इनको उतना वेल ट्रेन करके यहाँ पे भेजा नहीं गया, इसीलिए ठीक है इनको समस्या हुई, ऐसा कारण माना जाता है। तीसरा है यहाँ पे भ्रष्टाचार उन्मुख हो गए ये लोग सारे के सारे। इसके अलावा अभिजात वर्ग से, ये जहाँ गए सपोज करिए एक डीएम जा रहा है, एसपी जा रहा है, जहाँ गए वहाँ के अभिजात वर्ग से इन लोगों ने सामंजस्य बैठा लिया, या फिर उसके साथ ठीक है संवेदनशीलता पूरी होती थी, तो फिर ऐसे में भी कोई व्यक्ति सोचिए ड्यूटी कभी कर पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण हो जाता है यहाँ पे संसाधनों का अच्छा उपयोग। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डीएम है, खासकर डीएम के अंतर्गत ही सारी चीज़ें होती है, तो उसका वो किस तरीके से सही क्रियान्वयन करके वो वहाँ के लोगों की दशा दिशा को काफ़ी हद तक सुधार सकता है। लेकिन ये चीज़ नहीं किया गया। राजनीतिक पार्टियाँ तो इसके लिए जिम्मेदार तो हैं ही यहाँ पे, लेकिन नौकरशाही भी यहाँ पे कम जिम्मेदार नहीं है। संसाधनों का अच्छा प्रयोग, ठीक है, अच्छा उपयोग, और यहाँ पे बर्बादी, ये सब यहाँ पे फैक्टर शामिल होते हैं। नेक्स्ट कारण हो जाएगा यहाँ पे प्राकृतिक आपदा। बिहार में भी एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक है, जैसे कि बाढ़ की अगर हम लोग बात करें तो एक अर्ली आपको एक होता है ना वार्षिकी, आपको हमेशा ही आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। अब इससे क्या होगा, तो पलायन विस्थापन की समस्या बनी रहती है। विस्थापन के साथ साथ फसलों का बड़े मात्रा में नुकसान होता है। वैसे ही कुछ और भी कारण है, जैसे कि तटबंधों की विफलता, जैसे कि हर साल यहाँ पे इसका टूटना लगभग जहाँ तहाँ तय ही होता है, दरार पड़ना तय हो जाता है, और स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि फिर यही सारी समस्याएं होने लगती है। इसके अलावा कुछ और भी कारण है, असामयिक मुआवजा। जो भी पीड़ित लोग होते हैं, पीड़ित लोगों को अगर सही समय में अगर मुआवजा का वितरण नहीं किया जाए तो ये भी एक गरीबी में बहुत बड़ा कारण हो जाता है।
जो भी पीड़ित है, सोचिए अभी उसको इंस्टेंट रिलीफ की ज़रूरत है। अगर इंस्टेंट वो चीज़ नहीं दिया जाए तो फिर उसकी और स्थिति ख़राब हो जाएगी, जर्जर हो जाएगी, और फिर से वो बिहार में कह सकते हैं कि पिछड़ेपन में एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करेगा। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि मुआवजा, जो भी ट्रेजिडी हो गया, जो भी घटनाएँ हो गई हैं, हो तो गई है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसको, ठीक है, सॉल्व आउट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गरीबी की समस्या के समाधान के लिए उठाया गया कदम। कौन कौन सा कदम यहाँ पे उठाया गया है? 3 नाम से आप लोग परिचित ही होंगे। जैसे कि मनरेगा की हम लोग बात करते हैं, मनरेगा हो गया। मनरेगा के साथ साथ पीडीएस, ठीक है, ये दोनों ही व्यवस्थाएं अभी वर्तमान में बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। कुछ हद तक इसमें सुधार हुआ ही हुआ है, चाहे मनरेगा या फिर हम लोग पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर ले। वैसे ही यहाँ पे जीविका का पहल किया गया है। बिहार में जीविका अभी बहुत शानदार तरीके से कार्य कर रही है। इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको वित्त पोषित सहायता किया जा रहा है। और जो जीविका का जो उद्देश्य है यहाँ पे आजीविका का विस्तार करना, आजीविका का विस्तार करना, और उसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन करना, गरीबी उन्मूलन करना। तो अभी बहुत ही कम इंटरेस्ट में जीविका से आसानी से पैसे भी मिल जाते हैं। इसका मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे कार्य करते हुए नज़र आ रहा है। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके। जैसे कि हम लोग बात कर ले पीआरआई की पंचायती राज इनिशिएटिव की बात कर ले, 2006 में जब लाया गया तो बिहार एक ऐसा स्टेट यहाँ पे बना, पहला राज्य बना जहाँ पे महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया। पंचायती राज में सोचिए 50% यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया। अब इससे क्या हुआ, तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, महिला एक दूसरे महिला से कनेक्ट होने लगी, जागरूक भी यहाँ पे होने लगे, ठीक है। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में भी धीरे धीरे इनका योगदान बढ़ रहा है, ठीक है। एक महिला को देख के मतलब आप एज्यूम करिए कि जैसे समाज में कोई व्यक्ति अगर किसी कमज़ोर वर्ग से, कमज़ोर, ठीक है, जाति से एक व्यक्ति अगर कोई डीएम बन जा रहा है, एसपी बन जा रहा है, तो कितने लोगों को मोटिवेट कर रहा है। ठीक वही चीज़ आपको महिलाओं के स्तर पे समझना है। वैसे ही यहाँ पे और प्रयास किया गया, जैसे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, साइकिल योजना यह भी एक बहुत बड़ी योजना थी। 2006 से ही इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा शुरू किया गया, और इसमें सशर्त नगद हस्तांतरण यहाँ पे किया गया, नगद हस्तांतरण यहाँ पे किया गया। तो बिहार में, ठीक है, अगर रूरल एरिया की बात करें तो देखते हैं कि कितना दूरी पे यहाँ पे जो अच्छे जो स्कूल यहाँ पे होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पे लड़कियों को यहाँ पे साइकिल वितरित किया गया ताकि आसानी से वे वहाँ पे जा सकें। इसके अलावा अभी वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को चलाया जा रहा है। इसके तहत से हम लोग मैट्रिक की बात कर ले, इंटरमीडिएट की बात कर ले, ग्रेजुएशन की बात कर ले, इवन कि यहाँ पे बीपीएससी पीटी वगैरह निकालने में भी, बीपीएससी के पीटी वगैरह निकालने में भी यहाँ पे महिलाओं को सहायता दिया जा रहा है। कारण, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि बाल विवाह को रोकना, सामाजिक बुराइयों से ताकि लड़ पाए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये सारी गतिविधियाँ यहाँ पे चलाई जा रही है। ठीक वैसे ही यहाँ पे है सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसमें भी बिहार इकलौता, पहला समझिए कि यहाँ पे राज्य बना, इकलौता यहाँ पे राज्य बना जो कि सभी लोगों को, सभी इन द सेंस कि जो भी बुजुर्ग है यहाँ पे, ठीक है, भारत का जो पहला राज्य बना कि सभी बुजुर्ग लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से बिलोंग करते हो, सबको यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन योजना दिया गया। बाकी अगर अन्य राज्यों की बात करें तो उसमें कंडीशन रहता है जैसे कि ओनली बीपीएल को मिलेगा, एससी एसटी को मिलेगा,
विकलांग को मिलेगा, विधवा को मिलेगा। बिहार में ऐसा नहीं है। सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना यहाँ पे लाया गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इन प्रयासों के बावजूद गरीबी दूर क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको बताना है, इसका एनालिसिस भी करना होगा कि गरीबों की पहचान में समस्या, सबसे बड़ी तो समस्या यही है। गरीबों की पहचान में, आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे समस्या। क्योंकि कोई भी स्कीम चलाया जा रहा है, अगर वो लक्षित व्यक्ति तक, जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचे, तभी तो फिर ये समस्याएं दूर हो पाएगी। तो यहाँ पे गरीबों की जो पहचान है बहुत बड़ी समस्या का कारण है। यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया का अंग है। इसीलिए जो भी यहाँ पे अभी तक स्कीम बनाया गया वो लक्षित लोगों तक यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाया। और अभी भी इस चीज़ को लेके तकनीक को फेलियर आप कह सकते हैं। तकनीक समस्या अभी भी बनी हुई है। तकनीक को और चुस्त दुरुस्त करके गरीबों को सही तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाए। दूसरा कारण हो जाएगा यहाँ पे पलायन की समस्या। पलायन की समस्या, पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा देश बचा होगा जहाँ पे बिहार के लोग नहीं पहुँचे हुए हैं। हर मतलब देश में, ठीक है, राज्य को तो छोड़ ही दीजिए, आपको हर देश के स्तर पे बिहारी किसी न किसी रूप में ज़रूर यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये बहुत ज़रूरत हो जाता है पलायन की समस्या, ठीक है। और ये पलायन की समस्या तभी रोकेगी जब नीतियों का कार्यान्वयन, कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे नीतियाँ बना रही है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया जाए। जैसे कि शुरुआत में यहाँ पे पीडीएस लाया गया तो उसमें कई प्रवासी मजदूरों वगैरह को यहाँ पे पीडीएस का लाभ नहीं दिया जाता था। पीडीएस का लाभ दिया ही नहीं जाता था। लेकिन वही है, कभी वर्तमान जो गवर्नमेंट के द्वारा जब से लाया गया वन राशन नहीं होगा, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड को जब से लाया गया तो अब यहाँ पे सबको मिल रहा है। तो अगर यही चीज़ पहले अगर आ जाती तो फिर शायद पलायन की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता था। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एक तरफा विकास की कहानी। एक तरफा विकास की कहानी, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? तो देखिए, औद्योगिकरण के लिए ज़रूरी है यहाँ पे कि शहरी विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास भी संतुलित तरीके से आगे बढ़े। और ये चीज़ बिहार में बिल्कुल नहीं है। देखा जाए यहाँ पे तो 80% के आसपास लगभग जो लोग हैं कृषि पर निर्भर है। वही महज 11% अगर देखा जाए, ठीक है, 11% देखा जाए तो लोग यहाँ पे शहरों पे निर्भर है, शहरीकृत जो भी एक्टिविटी है यहाँ पे कर रहे हैं। तो इतना बड़ा जो गैप है, इस गैप की वजह से कभी भी औद्योगिकरण का यहाँ पे विकास नहीं हो पाएगा। इनको जो कृषि वाले जो लोग हैं इनको थोड़ा सा और यहाँ पे लिफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये समस्याएं ठीक हो पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कारण है यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगले स्लाइड में डाल देता हूँ, खराब शासन और संस्थागत क्षमता। ध्यान रखिएगा, संस्थागत क्षमता। अर्थात यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करना है कि जो राज्य है, ठीक है, राज्य दो काम तो ज़रूर करती है। एक तो भौतिक बुनियादी ढांचा का निर्माण करेगी, उसी तरीके से मानव संसाधन को बेहतर कार्य करने का भी प्रयास करेगी। लेकिन बिहार में दोनों ही चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा। इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है खराब शासन। और इस खराब शासन की वजह से कभी भी भौतिक बुनियादी ढांचा बेहतरीन नहीं हो पाएगी। ठीक वैसे ही यहाँ पे निम्न गुणवत्ता का संस्थान, और जब निम्न गुणवत्ता का संस्थान ही होगा तो कभी भी मानव संसाधन बेहतरीन यहाँ से निकल के नहीं आएगी। तो कहीं न कहीं यहाँ पे देख पा रहे खराब शासन और संस्थागत क्षमता का विकास बिहार में पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बताना है कि आगे की राह यहाँ पे क्या हो सकती है, फिर इसमें किस प्रकार का उपाय करके सुधार लाया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको सुझाव देना है। जैसे कि नंबर 1 हो जाएगा ग्रामीण विविधीकरण। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ग्रामीण विविधीकरण में यहाँ पे कृषि
और गैर कृषि, दोनों का सामंजस्य लाना जरूरी है, दोनों को एक पटरी के नीचे लाना यहाँ पे जरूरी है। अर्थात यहाँ पे हर हाल में विविधताकरण पे ध्यान देना जरूरी है, विविधताकरण पे ध्यान देना जरूरी है। अर्थात यहाँ पे जो लोग प्राइमरी कृषि क्रियाकलाप यहाँ पे कर रहे हैं, उनको साथ साथ यहाँ पे, ठीक है, खाद्यान्न फसलों के साथ साथ उनको वाणिज्यिक फसलों को भी यहाँ पे लगाना होगा, या फिर अदर एक्टिविटी भी यहाँ पे करना होगा। जैसे कि बिहार में बहुत अच्छा खासा क्षमता है सब्जियों को लेके, सब्जियों के उत्पादन को लेके, फल हो गया, दुग्ध उत्पादन को लेके, यहाँ पे किसान अच्छा यहाँ पे कार्य कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है इसके लिए ग्रामीण विविधीकरण को अपनाएं। नेक्स्ट कारण हो सकता है यहाँ पे, फिर सॉरी, नेक्स्ट सुझाव जो हो सकता है यहाँ पे, मनरेगा का मजबूत करना, मनरेगा को मजबूत करना। जैसे कि मनरेगा का जो कार्य होता है देखते होंगे, ठीक है, मिट्टी कटाई से हो गया, ठीक है, भूमि हो गया, या फिर यहाँ पे जल प्रबंधन से हो गया, जल प्रबंधन से हो गया। तो जल प्रबंधन को लेकर जैसे कि कई जगह वाटर शेड का निर्माण किया जाए, खासकर दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या रहती है, तो वहाँ इस मनरेगा का अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा वर्षा जल प्रबंधन भी बहुत ज़रूरत है, वर्षा जल प्रबंधन बहुत ज़रूरत है, और मनरेगा को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रेगुलेट किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के तहत, पंचायती राज व्यवस्था के तहत। तो अच्छा एक कार्य यहाँ पे कर सकता है। तीसरा यहाँ पे हो सकता है निवेश में सुधार, निवेश में सुधार। अब सिंपल सा बात है यहाँ पे, खुद आप सोच के देखिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे तभी करेगा जब उसको एक फ्यूचर दिखेगा, उसको, ठीक है, लगेगा कि नहीं यहाँ हमको मुनाफा होने वाला है। और ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे, ठीक है, देता ही देता है। बिहार में निवेश को लेके एग्रीकल्चर को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत एक ठोस जो योजना है आपको, ठीक है, क्रियान्वयन होते हुए दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे निवेश में जो सुधार के लिए हर हाल में नए तरीकों को, नए नए आइडिया को यहाँ पे अपनाना ही होगा, तभी जाके बेहतरीन तरीके से निवेश को और यहाँ पे, ठीक है, मजबूती मिलेगी। उसके बाद कुछ और भी कारण है, जैसे कि नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं बहुआयामी नीति का निर्माण, बहुआयामी नीति का निर्माण। जैसे कि इसके अंतर्गत यहाँ पे हो जाएगा कि चाहे हम लोग बात कर ले उपभोग की, उपभोग के साथ साथ गरीबी, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में यहाँ पे काम करना होगा, या फिर हम लोग एजुकेशन, हम लोग शिक्षा की बात कर ले, हर जगह यहाँ पे कार्य करना ही होगा। चूँकि देख पा रहे हैं ना यहाँ पे गरीबी जो है यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है, यहाँ पे लोग अवेयर ही नहीं रहेंगे। गरीबी शिक्षा को लेके भी बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो हर जगह यहाँ पे जो मेन पॉइंट है यहाँ पे गरीबी, गरीबी को अगर ठीक कर लिया जाए तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेगी। यही है बहुआयामी नीति का निर्माण। इसके अलावा नागरिक समाज की भूमिका, नागरिक समाज की भूमिका। अब यहाँ पे बिहार के लोगों को जाति और धर्म से ऊपर, जाति और धर्म से ऊपर उठ के, अर्थात जाति धर्म की पहचान को कम करके या फिर इसे ख़त्म करके एक सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य रखना चाहिए। जैसे कि बाकी सारे राज्यों में लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी में शुरू हो चुका था, लेकिन बिहार में अभी भी ये चीज़ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, मेंटली लोगों की मानसिकता यहाँ पे चेंज नहीं होगी, तब तक यहाँ पे कोई भी समाज या फिर कोई भी शहर, कोई भी राज्य विकसित यहाँ पे नहीं हो सकता है। यही चीज़ है साउथ में। देखिए यहाँ पे बड़े बड़े अगर मल्टीनेशनल कंपनियां, अगर उस तरह की कंपनी बिहार में बन जाए तो बिहार में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। उन सारे कंपनियों को, उनके जो भी एम्प्लॉय हैं, उतनी आज़ादी नहीं है। महिलाओं को लेके एक नारी सशक्तिकरण की जो भावना है अभी भी बिहार में नहीं है। बहुत सारी कमियाँ आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहार पे, ठीक है, अशोक के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, जैन के नाम पे
नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, वर्तमान बिहार को बदलने के लिए वर्तमान समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसकी समस्याओं का समाधान करना होगा, तभी जाके अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष में आपको, ठीक है, सिंपल आपको दिखाने की कोशिश करना है कि देखिए मेन कारण यहाँ पे क्या है, गरीबी है। ठीक है, बिहार में गरीबी, और गरीबी एक जटिल मुद्दा है, और जटिल मुद्दा इन द सेंस कि इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी है इसका आइडेंटिफाई करना। जैसे ही इनका, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है तो बहुत सारे यहाँ पे गरीबी उन्मूलन कार्य चलाया जा सकता है। गरीबी उन्मूलन कार्य चलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है यहाँ पे कि एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए कि कौन गरीब है। बहुत सारी अभी तक कमेटी बन चुकी है गरीबी को लेके, बहुत अधिक कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे होती है। तो जब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा तो बहुत बड़े स्तर पे एक केंद्र द्वारा प्रायोजित केंद्रीकृत रणनीति भी यहाँ पे आसानी से तैयार की जा सकती है। तो कुल मिला के यहीं तक पूरा चेक एंड बैलेंस सेंसर, इसको आप लिखने का प्रयास कीजिए, अपना आप लोग फीडबैक देते रहें। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।